बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाब गज़ीदा। ये नावल मेरी तहरीरें नामी फ़ेसबुक पेज से लिया गया है। किस्त नंबर 26, एपिसोड 26। वो शख्स वहीं रुक गया। तभी आसिफ सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ और अंदर की सूरत देखकर चीखा, अरे मोहसिन, ये क्या कर रहे हो? आसिफ, तुमने बहुत बड़ी हिमाकत की है। क्या तुम इस शख्स को अच्छी तरह जानते हो? हाँ, जानता हूँ। मैंने तुम्हें बताया तो था। ये अजदहे की औलाद है। क्या इसने तुम्हें यह भी बताया था? मोहसिन राव ने रिवाल्वर बदस्तूर उस पर ताना हुआ था। ये मुझे देखते ही सांप की तरह लगता था। मैं अगर रिवाल्वर न निकालता तो ये अब तक मेरा काम तमाम कर चुका होता। वो शख्स बड़े इत्मीनान से खड़ा था। उसके चेहरे पर ज़रा भी घबराहट न थी। मोहसिन, ये क्या बेवकूफ़ी है? ये रिवाल्वर फ़ौरन जेब में रखो। मैंने तुम्हें बुलाया है तो कुछ सोच कर ही बुलाया होगा। आसिफ सिद्दीकी ने उसे डांटते हुए कहा, तुमने मुझे इस सांप का नाम क्यों नहीं बताया? मोहसिन राव भी गुस्से से बोला, मैंने मना किया था। इस मरतबा वो शख्स बोला, अगर आपको मेरा नाम मालूम हो जाता तो आप मुझसे मिलने न आते। एतबार राव, अब तुम्हारे बाप ने कौन सा जाल फेंकने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है? मोहसिन ने तीखे लहजे में कहा, मुझे अब्बा ने नहीं भेजा। मुझे तो उनकी सूरत से भी नफरत है। ऐसी बात कहकर मेरा दिल न जलाओ। एतबार राव ने बड़े पुख्ता लहजे में कहा, मैं तुम पर कैसे एतबार कर लूँ? मोहसिन राव शक व शुबा में मुब्तला था। मैं कब तुमसे एतबार करने को कह रहा हूँ? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम इत्मीनान से बैठकर ठंडे दिल से मेरी बात सुन लो। एतबार राव ने कहा, तुम्हारे पास कोई असलाह है? मोहसिन राव के पूछने पर उसने कहा, मेरे दोनों हाथ खाली हैं। एतबार राव ने अपने दोनों हाथ खोल कर दिखाए। मेरी तलाशी ही लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ, मैं तुम्हारी तलाशी ज़रूर लूँगा। ये कहकर मोहसिन राव आगे बढ़ा। उसने सीधे हाथ पर रिवाल्वर ताने रखा और बाएं हाथ से अच्छी तरह उसके कपड़ों और जिस्म को खंगाला। एतबार राव वाकई सच्चा था। उसके पास किसी किस्म का कोई असलहा न था। तब मोहसिन राव ने रिवाल्वर अपनी जेब में डाल लिया और एक कुर्सी घसीट कर उसे मुखातिब करते हुए बोला, हाँ एतबार राव, कहो क्या कहना चाहते हो? कमरे की वजह बेहतर होती देखकर आसिफ सिद्दीकी ये कहकर बाहर निकल गया, अच्छा तुम लोग बात करो, मैं बाहर चलता हूँ। आसिफ सिद्दीकी के बाहर जाने के बाद एतबार राव भी एक कुर्सी पर बैठ गया और मोहसिन राव को बहुत गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में मोहब्बत मौजूद थी। मोहसिन राव, मेरे भाई, मैं तुमसे माफ़ी का तलबगार हूँ। बिलाखिर वो बोला, किस बात की माफ़ी? तुमने क्या किया है? मोहसिन राव ने जज्बात से आरी लहजे में कहा, ये ठीक है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे बाप ने बहुत कुछ किया है। उसकी माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप की जायदाद पर कब्जा कर लिया। उसने मेरे कत्ल की साजिश की। उसने मेरे बाप को कत्ल किया। आखिर में किस किस बात पर उसको माफ़ करूँ? मोहसिन राव का लहजा तल्ख हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो? ताया को अब्बा ने कत्ल किया? लेकिन उन्होंने तो खुदकुशी की थी। मेरे बाबा को भला खुदकुशी करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा पाकीज़ा नफ्स इंसान भला खुदकुशी क्यों करेगा? उन्हें मारा गया था और उन्हें मारने वाला तुम्हारा बाप था। हमारे घर का पुराना मुलाजिम इस रात से किसी हद तक वाकिफ़ था, लिहाजा उसे भी उसकी बीवी के साथ ख़त्म करवा दिया गया ताकि किसी किस्म का कोई गवाह ना रहे। मोहसिन राव ने बताया, खुदा की कसम मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं। एतबार राव के लहजे में शर्मिंदगी थी। अभी हाल ही में मैंने अपना एक आदमी सावनपुर भेजा था। तुम्हारे बाप के नाम एक ख़त लिखा था। उस आदमी का जो हशर किया गया, क्या तुम उससे भी वाकिफ़ नहीं हो? मोहसिन राव ने उसे फिर घेरा। बस इतना जानता हूँ कि कोई शख्स तुम्हारा ख़त लेकर सावनपुर गया था। उस आदमी के साथ क्या किया गया ये मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्या तुम सावनपुर में नहीं रहते? नहीं, मुझे तो सावनपुर छोड़े हुए एक अरसा हो गया। मैं पहला फ़र्द था जिसने अब्बा से जायदाद की तकसीम की बात की। उन्होंने जायदाद की तकसीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन मुझे इतनी रकम फराहम कर दी कि मैंने लाहौर आकर एक सिनेमा ख़रीद लिया और साथ ही एक छोटा सा तकसीम कार इदारा खोल लिया। इस सिलसिले में आसिफ सिद्दीकी से मुलाकात हुई। फिर ये मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो गई। जब मुझे सावनपुर की हवेली से खबर मिली कि तुम लौट आए हो तो मैंने तुमसे मिलने का सोचा। इसे इत्तफाक ही कहना चाहिए कि आसिफ सिद्दीकी तुम्हारा बचपन का दोस्त निकल आया और मेरे बार बार इसरार करने पर बिलाखिर वो तुमसे मुलाकात कराने पर राज़ी हो गया। तुम यहाँ कहाँ रहते हो? मोहसिन ने पूछा। मैं समनाबाद में रहता हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे तो दूर की बात है, मैंने तो अभी तक शादी ही नहीं की। एतबार राव ने इंकशाफ किया। अरे क्यों? मेरे अब्बा कारोबारी शादी के कायल हैं। लड़की बेशक लूली लंगड़ी हो, लेकिन साहिब जायदाद होनी चाहिए। मैं ऐसी शादी पर राज़ी न हुआ, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई। अलबत्ता आफ्ताब भाई और इकबाल भाई की शादियां हो चुकी हैं। दोनों ज़मींदार घरानों की जाहिल औरतें हैं। मेरा तो सवेली में दम घुटने लगा था। हर वक्त मार धाड़ की बातें, उसको खाड़ उसको पिछाड़, मकर व फरेब, हर वक्त ज़मीनें बढ़ाने, पैसा इकट्ठा करने की है बस। मोहसिन, मैं शुरू से मुख्तलिफ मिजाज का इंसान रहा हूँ। अब्बा और दोनों भाई मुझे हर वक्त ताने देते रहते थे। ये तो ज़मींदार लगता ही नहीं, ज़मींदार से ज़्यादा मज़ारा लगता है। मोहसिन, मैं पूछता हूँ, क्या ज़मींदारी सिर्फ जुल्म और दहशत का नाम है? पता नहीं लोग किसी को दुख देकर किस तरह खुश रह लेते हैं। देख लो, मिसाल तो तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम्हारे अब्बा ने हमें कौन सा घाव नहीं लगाया, फिर भी आज तक उनका बाल भी बीका नहीं हुआ। नहीं मोहसिन, ऐसी बात नहीं है। मैं उन्हें रात रात भर हवेली के चक्कर काटता हुआ देखता रहा हूँ। बाज़ औक़ात उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती। फिर आफ्ताब भाई और इकबाल भाई में एक सर जंग जारी है।
उधर अब्बा एक लोमड़ी बने हुए हैं, वो अपनी जीते जी जायदाद तकसीम करना ही नहीं चाहते और उनके मरने के कोई आसार नहीं। दोनों भाइयों को हर माह लगी बंदी रकम मिलती है। दोनों भाई अब अब्बा के दस्तराज नहीं रहना चाहते, वो खुद मुख्तार होना चाहते हैं और अब्बा ज़मीन जायदाद तकसीम करके अपने हाथ नहीं कटवाना चाहते। लेकिन आखिर कब तक? क्या तुम अपने हिस्से की ज़मीनों से दस्तबरदार हो गए हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। वैसे मैं तनहा आदमी हूँ, अब भी मेरे पास जो कुछ है वो मेरे लिए बहुत है। एतबार रहो, ये तो तुम मेरे बाबा की तरह बातें कर रहे हो। मोहसिन राव ने हैरत का इजहार किया। मोहसिन, मैं तुम्हारे बाबा को बहुत पसंद करता था, वो मेरे आइडियल थे। वो जब भी सावनपुर आते बस मैं ही उनके आगे पीछे होता था। ये जानकर मुझे शदीद सदमा पहुंचा है कि वो मेरे अब्बा के हाथों कत्ल हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे किस अंदाज में ताज़ियत करूं। मेरे अब्बा ने तुम्हारे सामने मेरी गर्दन झुका दी है। उसने एतबार राव जितनी देर बैठा रहा बस इसी तरह की बातें करता रहा। मोहसिन राव उसकी बातों पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर लेना चाहता था। उसने उसके बारे में तहकीक की तो उसकी हर बात हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। हवेली चौड़े उसे वाकई काफ़ी अरसा हो चुका था। उसने लक्ष्मी चौक का एक सिनेमा खरीद लिया था, एक छोटा सा तकसीमकार इदारा खोल लिया था। ये दोनों बातें सही थीं। उसकी रिहाइश समानाबाद में ही थी और वहाँ वो एक मुलाजिम के साथ रहता था। कोठी और टेलीफोन का नंबर दोनों मोहसिन राव के पास थे। आसिफ सिद्दीकी ने उसकी शराफत के गुण गाए थे। अंकल आमिर भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते थे, उन्होंने भी उसके मुख्तलिफ होने की गवाही दी थी। घर का बेदी लंका ढाने निकला था तो ये कोई ताज्जुब खेज बात न थी। शरीफों के यहाँ नेक और नेकों के यहाँ बद पैदा होते रहते हैं। अल्लाह जब चाहता है फिरौनों के यहाँ मूसा की परवरिश करा देता है। तानिया बहराम नगर जाने के लिए बेचैन थी। उसने नादरा के लिए ढेरों तोहफे खरीद लिए थे। उन 2 दिनों में कई मरतबा उससे फ़ोन पर बात कर ली थी। उसे बता भी दिया था कि वो कब बहराम नगर पहुंचेगी। नादरा को ख्याल आया कि मोहसिन राव ने कभी लाहौर से बहराम नगर का सफ़र नहीं किया है, इसलिए उसे वहां तक पहुंचने में ज़रूर दिक्कत होगी। उसकी आसानी के पेश नज़र नादरा ने अपनी जीप भेजी थी। इस तरह वह नादरा की जीप की रहनुमाई में बआसानी बहराम नगर पहुँच गए थे। जब दोनों गाड़ियाँ गाड़ी बहराम नगर की गेट से अंदर दाखिल हुई तो वो खिड़की में खड़ी थी। उसकी बेकरारी का अजब आलम था। वो कई मरतबा खिड़की के चक्कर काट चुकी थी। मोहसिन राव जब राजमदारी की कैद से निकलकर पहली मरतबा गढ़ी बहराम नगर पहुंचा तो तब भी नादरा की बेकरारी उरूज पर थी। वो रात उसने आंखों में गुजारी थी और ये रात भी उसने आंखों में गुजारी। बरसों पहले की मुलाकात का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह गुजर रहा था। वो उस दिन उससे रुखसत होकर लाहौर जाने वाला था। उसने कहा था कि वो जाते ही अपने वालिदैन को लेकर यहाँ आएगा, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि हर चीज़ तहस नहस होकर रही। उसके दिल में ऐसा तूफान उठा जो उठता ही चला गया और एक तवील अरसे तक जारी रहा। आज मोहसिन फिर आ रहा था। उसने अपना बरसों पुराना वादा पूरा कर दिया था। अगरचे उसके वालिदैन नहीं रहे थे लेकिन घर में एक बहन ही थी। वो उसे लेकर गढ़ी बहराम नगर पहुंच चुका था। वो गाड़ियाँ देखती ऊपर की मंजिल से फ़ौरन नीचे आ गई और गढ़ी के दरवाजे पर उसने तानिया और मोहसिन राव का इस्तकबाल किया। मोहसिन और नादरा की इस गढ़ी पर ये दूसरी मुलाकात थी। उस दूसरी मुलाकात पर पहली मुलाकात की एक एक बात दोनों को याद आ रही थी। नादरा के साथ इस्तकबाल करने वालों में हिदायतुल्लाह भी था। मोहसिन राव को देखकर उसने बहुत अदब से झुककर सलाम किया और नजरें नीचे करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मोहसिन राव की उस पर नजर पड़ी तो उसने उसे फौरन पहचान दिया। हालांकि गुजरे हुए वक्त ने हिदायतुल्लाह में बहुत सी तब्दीलियां कर दी थी। हिदायतुल्लाह, कैसे हो? मोहसिन राव ने उससे मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। साहब जी, आपको मेरा नाम भी याद है? मैं किस कदर खुशनसीब इंसान हूँ। हिदायतुल्लाह वाकई खुशनसीब इंसान था। वो एक ज़माने में नादरा का ड्राइवर था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, नादरा के एतमाद का आदमी था। लिहाजा जब राजा साहब का इंतकाल हुआ तो उसने गढ़ी की देखभाल के लिए उसे निगरान मुकर्रर कर दिया था। वो एक तरह से उसका प्राइवेट सेक्रेटरी भी था। उससे मुलाकात का टाइम लिए बगैर कोई नादरा से नहीं मिल सकता था। लेकिन मोहसिन का मामला दूसरा था। उससे मिलने के लिए तो वो खुद उसके कमरे में पहुंच गई थी। पर तकल्लुफ़ खाना खाकर मोहसिन राव कुछ देर आराम की खातिर लेट गया था। शाम के वक्त जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने समझा कि तानिया होगी। उसने बेड पर लेटे लेटे ही आवाज़ लगाई, आ जाओ भाई, कौन है? जब दरवाज़ा खुला तो सबसे पहले उसे ट्रे नजर आई, फिर जिन हाथों में ट्रे थी वो नजर आई। मोहसिन राव फौरन बेड से उठकर उसके नज़दीक पहुंच गया। अरे नादरा, आपने क्यों जहमत की? बस मेरा जी चाहा कि अपने हाथों से तुम्हें चाय पिलाऊं। नादरा दिल फरेब अंदाज में मुस्कुराई। तानिया कहाँ है? मोहसिन राव ने पूछा। मैंने उसकी कंपनी के लिए अपने स्कूल की 2 टीचरों को बुला लिया था, वो उनके साथ बेहतबाजी में मगन है। क्या उसे बुलवा लूँ? नादरा ने कहा। बेवकूफ़ हुई हो, उसे उधर ही लगा रहने दो। मोहसिन राव ने उसे गहरी नज़रों से देखा तो उसकी नज़रों की ताब ना ला सकी। उसने फ़ौरन नज़रें झुका ली। आखिर हमें भी तो बात करने का मौका चाहिए ना। वो हंसा। इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। नादरा ने साफ गोई से कहा। लाओ चाय की ट्रे मुझे दो, मैं बनाऊँ तुम्हारे लिए चाय। जी नहीं शुक्रिया, मैं मर्दों के हाथों बनी हुई चाय नहीं पीती। नादरा ने उसे अपनी खूबसूरत चमकती आंखों से देखा और टिकोजी हटाकर केतली से चाय निकालने लगी। उसके होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट थी। मोहसिन को उसकी यह अदा बहुत अच्छी लगी। उसने केतली वाला हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम इस कदर प्यारी हो। अरे अरे, हाथ छोड़ें, चाय गिर जाएगी। गिर जाने दो प्लीज़ मोहसिन। नादरा ने इल्तिजा की। तब मोहसिन राव ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसने चाय का कप उसके सामने रखा। फिर पुरतशवीश लहजे में बोली, मोहसिन, तुम जंगल में गुम हो गए थे, तुमने मुझे इस सिलसिले में मजीद बताया नहीं। हाँ नादरा, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। अभी तुम्हारी मर्जी कि इस कहानी पर यकीन करो या ना करो, लेकिन मुझ पर जो बीती है वो हर्फ बहर्फ सुना दूंगा। अगरचे तानिया और मैंने ये फैसला किया था कि अजीबो गरीब वाक़यात किसी और को नहीं सुनाएंगे, लेकिन तुम्हारी बात और है, किसी और तो नहीं हो कम अज़ कम।
ये कहकर मोहसिन राव ने हर वो बात बता दी जो सहरा में उस पर और तानिया पर बीती। सारा किस्सा मेनो आन सुनकर नादरा दम बखुद रह गई। वो सख्ते के सियालों में बैठी यकटक उसे देखती रही। ये कैसी होशरुबा दास्तान थी, नाकाबिल यकीन, लेकिन ये सब उसके महबूब पर बीती थी। वो उसे कैसे जुटला देती? फिर तानिया की सूरत में गवाह भी मौजूद था। क्या हुआ? मोहसिन राव ने उसे इस तरह सख्ते के आलम में देखकर उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराया। अल्लाह का शुक्र है मोहसिन कि तुम्हें उस सहरा की कैसे निजात मिल गई। न सिर्फ निजात मिल गई बल्कि तुम सही सलामत भी वापस आ गए। अगर तुम्हारा चेहरा दीमक ज़्यादा हो जाता तो किस कदर मुश्किल पेश आती। मुश्किल क्या, मेरी तो ज़िंदगी अजाब हो जाती। मैं बस उस दीमक ज़्यादा चेहरे को छुपाए छुपाए फिरता। मोहसिन राव ने ठंडा सांस लेकर कहा, अच्छा छोड़ो इस किस्से को, जो होना था हो चुका। आओ चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी घुड़सवारी हो जाए। नादरा खड़ी होते हुए बोली, मैं घोड़े कसवाती हूँ, तुम जब तक लिबास तब्दील कर लो। मेरा जी भी घुड़सवारी को चाह रहा था, एक तवील अरसा हो गया घुड़सवारी किए। हाँ तुम्हारे साथ ही तो की थी। चलो ठीक है, ज़रा खुली फिजा में चलते हैं, मोहसिन राव ने कहा। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों गड़ी से बाहर निकले तो घोड़े तैयार खड़े थे। दोनों सफ़ेद रंग के घोड़े थे। मोहसिन और नादरा दोनों घोड़ों पर सवार हो गए। तानिया हवेली के दरवाजे पर मौजूद थी। सफ़ेद घोड़ों पर बैठे हुए वो दोनों तानिया को बहुत अच्छे लगे। उसने फ़ौरन उनकी दराजी उम्र की दुआ की और उस वक्त तक वो गड़ी के दरवाजे पर खड़ी रही जब तक वो बड़े दरवाजे से बाहर नहीं निकल गए। कुछ देर तक वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए चलते रहे। फिर जब ज़रा खुला इलाका आ गया तो मोहसिन राव ने कहा, क्या ख्याल है जंगल की तरफ चलें? मोहसिन राव की अब बीती सुन लेने के बाद वो जंगल की तरफ रुख नहीं करना चाहती थी कि ये मुसीबत वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन मोहसिन राव की ख्वाहिश के एहतराम में वो चुप हो गई। फिर वो खौफज़दा होने का तासर भी नहीं देना चाहती थी, लिहाजा उसने फ़ौरन कहा, चलें। तब फिर दोनों ने अपने अपने घोड़ों को एड़ लगाई। दोनों घोड़े हवा से बातें करने लगे। जंगल में दाखिल होकर वो घोड़े दौड़ाते उस मकाम पर पहुंच गए जहां एक चबूतरा बना हुआ था। ये वो मकाम था जहां से बेका उसे सहरा में ले गई थी। जब उस चबूतरे पर उसकी नज़र पड़ी तो एकदम खौफज़दा हो गया। खौफज़दा क्या हुआ? चबूतरे पर तो उसने जो कुछ देखा उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसका जिस्म सख्त सर्दी के बावजूद पसीने में भीग गया। सामने चबूतरे के बीचों बीच एक उल्लू एक टांग पर खड़ा था और उसकी दोनों आंखें बंद थी। उसे देखते ही मोहसिन राव ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा और नादरा से मुखातिब होकर बोला, नादरा जल्दी वापस चलो। नादरा ने भी उस उल्लू को देख लिया था। उसे देखकर उसका दिल भी धक से रह गया। उसने फ़ौरन अपने घोड़े की लगाम खींची और उसका रुख मुड़ते ही उसने जल्दी से एड़ लगाई। दोनों घोड़े बहुत महफूज तरीके से जंगल से निकल आए। जंगल में दरख्तों की वजह से दौड़ने में दिक्कत पेश आ रही थी। जंगल से निकलकर जैसे ही खुला और साफ इलाका आया वो घोड़े सरपट दौड़ने लगे। मोहसिन और नादरा ने गड़ी के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर ही दम लिया। बड़े दरवाजे से गड़ी की इमारत काफ़ी फासले पर थी। अंदर एक वसी अरीस बाग था। मोहसिन को दूर एक लान पर तानिया बैडमिंटन खेलती हुई दिखाई दी। दोनों दरवाजे पर घोड़ों से उतर गए। गेट पर मौजूद मुलाजमों ने घोड़े थाम लिए। मोहसिन और नादरा ने तानिया की तरफ रुख किया। रास्ते में नादरा ने पूछा, मोहसिन वो सब क्या था? कुछ नहीं कह सकता, मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। मोहसिन उलझन में मुब्तला था। किसी उल्लू का एक टांग पर खड़ा होना मैंने पहली बार देखा है। क्या वो उल्लू लंगड़ा था? अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या चीज़ थी। मोहसिन राव अभी तक परेशान था। हमसे गलती हो गई, हमें जंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए था। वो दोनों बातें करते हुए तानिया तक पहुंच गए। तानिया ने उन दोनों को बैडमिंटन खेलने की पेशकश की। कुछ देर उन दोनों ने बैडमिंटन खेली। दिल न लगा तो वो गड़ी में आ गए। मोहसिन राव रात के खाने से पहले वापस जाना चाहता था, लेकिन नादरा ने उसे इसरार करके रोक लिया। रात के खाने के बाद वो तीनों बहुत रात गए तक बातें करते रहे। सुबह देर से उठे। 10 बजे नाश्ता करने के बाद मोहसिन राव ने नादरा से इजाज़त चाहिए और अपनी गाड़ी में लाहौर का रुख किया। नादरा उन्हें बड़ी सड़क तक रुखसत करने आई। नादरा, अब तुम कब लाहौर आओगी? मोहसिन, लाहौर तो मेरे लिए घर के आंगन जैसा है, मैं जाती रहती हूँ। इस मरतबा तानिया ने मुदाखलत की। लाहौर तो खैर आप आती रहती हैं, ये बताएं हमारे घर कब आएंगी? जल्द ही आऊँगी, मैं वहाँ पहुँच कर तुम्हें फ़ोन करूँगी। चलो ठीक है, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अरे जाते जाते शर्मिंदा करके तो ना जाएं, नादरा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने तानिया को गले लगाया। तानिया जल्दी से गाड़ी में जा बैठी ताकि उन दोनों को बात करने का मौका मिल जाए। तो आखिर आप जा रहे हैं? नादरा ने तानिया की तरफ देखते हुए कहा, जो गाड़ी में बैठी मोहसिन का इंतज़ार कर रही थी। जाएं, वो आपका इंतज़ार कर रही है। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। मोहसिन राव ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी आमद का मुंतज़िर रहूँगा। मोहसिन, तुम्हें वो पल याद है? हाँ याद है, लेकिन इस वक्त तुम्हें वो पल कैसे याद आ गया? आइंदा जब तुम आओगे तो हम वहाँ चलेंगे। ये कहकर उसने अपना हाथ आगे किया। मोहसिन राव ने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया और सरगोशी में बोला, वाह क्या हसीन हाथ है तुम्हारा। और उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और मुस्कुराकर बोली, अल्लाह हाफिज़। फिर दोनों गाड़ियाँ मुखालिफ सिमतों में रवाना हो गई। नादरा गाड़ी बहराम नगर पहुंची तो उसे अपनी गाड़ी वीरान वीरान सी लगी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे सब कुछ मोहसिन राव के साथ चला गया हो। नादरा का गड़ी में दिल न लगा। वो दूसरे दिन ही लाहौर के लिए रवाना हो गई। गुलबर्ग में नादरा के रिश्ते के चचा रहते थे। वो एक भरा पड़ा घर था। उसका उस घर में बहुत दिल लगता था। वो अक्सर लाहौर आती रहती थी। चचा का तो काफ़ी अर्सा हुआ इंतकाल हो चुका था। घर में अब चची थी, उसके चचाजाद भाई और बहनें थीं। एक छोटी बहन के सिवा सबकी शादियाँ हो चुकी थीं। चची और चचाजाद बहन भाई उसे टूट कर चाहते थे। लाहौर पहुँचकर उसने सबसे पहले तानिया को फ़ोन किया। नादरा की आवाज़ सुनकर तानिया झूम उठी। वो खुश होकर बोली, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
तुम्हारे शहर से, नादरा ने बताया। अच्छा, लाहौर पहुंच गई आप? हाँ, लाहौर पहुंच गई हूँ। अच्छी खबर है, भाईजान सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। तुम अपनी कहो। मैं अपनी क्या कहूँ, मेरा तो जी चाहता है कि आपको कहीं जाने ही ना दूँ। अच्छा, नादरा ने हंसते हुए कहा। आज का क्या प्रोग्राम है? आप घर आ जाए हमारे, कहीं तो गाड़ी भिजवा दो। घर आना कोई मसला नहीं है, गाड़ी है मेरे पास, नादरा ने कहा। मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या? तानिया ने पूछा। आज एक ज़बरदस्त फिल्म रिलीज़ हुई है, क्यों ना इसका पहला शो देख लें। मुझे फिल्म देखे हुए एक अरसा हो गया। ठीक है, मैं भाईजान से इजाज़त ले लेती हूँ, आप आ जाएं, तानिया ने कहा। हाँ, रात का खाना आपको हमारे साथ खाना होगा, मंजूर? ठीक है, नादरा ने चहक कर कहा। फिल्म का पहला दिन और पहला शो था। सिनेमा पर ज़बरदस्त रश था। लेडीज़ की खिड़की पर अच्छा खासा रश था। वो खिड़की के पास खड़ी अभी सोच ही रही थी कि क्या करना चाहिए। पता नहीं उन्हें टिकट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। एक शख्स उनके नज़दीक आया और बहुत मुदबाना अंदाज में बोला, मैं इस सिनेमा का मैनेजर हूँ, आप यहाँ खड़ी हैं, मेरे दफ्तर में आ जाए, मैं टिकट दे देता हूँ आप लोगों को। तानिया और नादरा ने पहले उस शख्स पर नजर डाली। वो उन्हें एक माकूल और मोतबर शख्स नजर आया। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। नादरा ने समझा कि शायद उसने राजा बहराम नगर की बेटी की हैसियत से उसे पहचान लिया है। तानिया ये समझी कि उसके भाई मोहसिन राव की वजह से उन पर ये इनायत की गई। बहरहाल उन्हें फिल्म के 2 टिकट चाहिए थे जो उन्हें पूरे एहतराम के साथ अता किए जा रहे थे। उन्हें क्या एतराज़ हो सकता था। दोनों मैनेजर के साथ चल पड़ी। एक कोने में मैनेजर का दफ्तर था। वो दोनों को अपने साथ लिए दाखिल हुआ। उसने बहुत अदब से उन दोनों को सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर बड़े एहतराम से पूछा, आप लोगों के लिए क्या मंगवाऊं, चाय या ठंडा? जनाब, इस जहमत की ज़रूरत नहीं, हमें टिकट मिल जाए हमारे लिए बहुत है, नादरा ने कहा। लेकिन वो शख्स ना माना और उसने मना करने के बावजूद ठंडा मंगवा लिया, जो उन्हें मजबूरन पीना पड़ा। इतनी देर में खिड़कियां खुल गईं, टिकट तकसीम होने लगे। नादरा ने अपने पास से पैसे निकालकर मैनेजर की तरफ बढ़ाए, लेकिन उसने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा, पैसे देकर मुझे शर्मिंदा न करें, आइए मैं आपको आपकी सीटों तक छोड़ रहा हूँ। जब वो दोनों हॉल में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि पूरा हॉल अभी तक खाली पड़ा है। उन्हें हॉल में भी अव्वलियत दी गई थी। कोई 5 मिनट के बाद दूसरे फिल्म बीनों के लिए हॉल खोला गया और देखते ही देखते हॉल की तमाम सीटें भर गईं। नादरा और तानिया आखिरी वक्त तक हैरान परेशान रहीं। उस सिनेमा हॉल पर उन्हें इज्जत और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था। उन दोनों की समझ से बाहर था। बहरहाल मैटनी शो देखकर वो दोनों जब घर पहुंची और मोहसिन राव से सारा माजरा बयान किया तो उसने सबसे पहले सिनेमा हॉल का नाम पूछा। तानिया ने सिनेमा हॉल का नाम बताया। मोहसिन राव ने सिनेमा हॉल का नाम सुनकर बड़े मानी खेज अंदाज में सर हिलाया। क्या हुआ भाईजान? उस सिनेमा का मालिक एतबार राव है, मोहसिन राव ने इंकशाफ किया। ओह माय गॉड, तभी तुम्हें कहूँ कि आखिर इस कदर अहम समझने वाला शख्स यहाँ कौन है? क्या वो तुम लोगों के सामने आया था? नहीं, तानिया ने कहा। लेकिन तानिया, क्या तुम उसे पहचानती हो सकता है कि मैनेजर के रूप में वो खुद ही आया हो। नहीं, वो मैनेजर ही था। मैंने उन्हें बस बाबा के इंतकाल पर देखा था, लेकिन फिर भी मैं उन्हें पहचान लूंगी। दोनों भाइयों के मुकाबले में उनका चेहरा बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या मतलब? मतलब ये कि आफ्ताब राव और इकबाल राव के चेहरों से ऐसी खवासत टपकती है, जबकि एतबार राव खासा सॉफ्ट है। तानिया ने अपनी बात की वजाहत की। उस वजाहत पर नादरा ने मोहसिन राव को देखा और वो दोनों न जाने क्या सोचकर धीरे से मुस्कुरा दिए। तानिया उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर कुछ उलझन में पड़ गई। क्या हुआ, कोई गलत बात कह दी मैंने? वो बोली। दरअसल हम दोनों तुम्हारी चेहरा शनासी की दाद दे रहे थे, मोहसिन राव ने कहा। इसमें कोई शुबा नहीं था। ये तानिया ज़बरदस्त चेहरा शनास थी, बहुत हसास थी, इसीलिए किसी शख्स को एक नज़र देखकर उसके बारे में अच्छी या बुरी राय कायम कर लेती थी। इंसान का चेहरा उसके बातिन का आईना होता है और ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बस आईना देखना आना चाहिए। तानिया की अपनी ज़िंदगी आईने की तरह शफाफ थी। उसने बड़े दुख उठाए थे। सबसे बड़ा दुख तो यही था कि वो बाप के होते हुए बाप की शफकत से महरूम रही। चचा के जुल्म से, सहरा के तूफानों से भी खेली। एक के बाद एक आजमाइश आती गई और उन आजमाइशों से गुजरते हुए उसे अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब जिंदगी ने उसे थोड़ी सी फुर्सत दी थी। रात को बेड पर लेटकर करवटें बदलते हुए उसके तस्वर में राशमून आ जाता था। उसकी दी हुई हसीन कली वो कराची से अपने साथ ले आई थी। उसने क्रिस्टल का बहुत खूबसूरत और नाजुक सा गुलदान खरीदा था। उस गुलदान में वो कली सजा दी गई थी और उस गुलदान को बेड की साइड टेबल पर रख दिया था। ये ऐसी जगह थी जहाँ उठते बैठते उस पर नजर पड़ती रहती थी। उस गुलाब की कली की ताजगी और खुशबू में कोई फर्क नहीं आया था, हालांकि सहरा से आए हुए अच्छा खासा वक्त हो गया था। वो उस कली पर अगर नजरें जमा देती, उसे ऐसी देख लेती तो रश्मून का चेहरा उसकी निगाहों में उभरने लगता। वो किस कदर सच्चा चेहरा था। उसे वाकई तानिया से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन तानिया खुद को बहुत बेबस महसूस करती। उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से भला वो किस तरह देती? एक तो उसे वहाँ से निकलने की जल्दी थी, दूसरे वो जानती थी कि रश्मून इंसान नहीं है, वो उसकी दुनिया में रह सकती है और ना वो उसकी दुनिया का हो सकता है। फिर प्यार बढ़ाने का क्या फ़ायदा? इसलिए अब उसकी निगाहें उस दुनिया के बजाय इस दुनिया के रश्मून को ढूंढने में लग गई थी। तब एक अजीब वाक़या पेश आया। तानिया की ज़िंदगी में पहली अनोखे वाक़यात क्या कम थे, एक और वाक़या रोनुमा हो गया। वो सोच भी ना सकती थी कि कभी ऐसा हो जाएगा। बहरहाल लिखे को कौन मिटा सकता है। तानिया को वक्त गुजारी के लिए बहुत अच्छा मशगला हाथ आ गया था। वो अपनी आर्ट गैलरी में बैठी पेंटिंग में मसरूफ रहती। कोई भी तख्लीकी काम सुकून ज़ात का बेहतरीन ज़रिया होता है। तानिया को मुसव्वरी करके बड़ा सुकून मिलता। एक दिन वो इसी तरह मुसव्वरी में गुम थी। नौकर ने आकर इतला दी, तानिया बीबी आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? नाम नहीं बताया? तानिया ने ब्रश चलाते हुए पूछा। नहीं जी, नाम उन्होंने नहीं बताया, बस इतना कहा कि तानिया बीबी से मिलना है। अच्छा बुलाओ।
तानिया ने ब्रश रखकर अपने हाथ कपड़े से साफ किए और कुर्सी पर जा बैठी। आ सकता हूँ? उस शख्स ने दरवाजे पर खड़े होकर इजाज़त मांगी। जब तानिया ने नजरें उठाकर आने वाले को देखा तो उसकी एकदम अजीब सी कैफियत हो गई। उसने उसे फौरन पहचान तो लिया, लेकिन वो पहचान कर भी अजनबी बन गई। उसने अपनी नज़र सामने ईज़ल पर लगी पेंटिंग पर मरकूज कर दी और स्मार्ट लहजे में बोली, जी आइए। वो शख्स 3 पीस सूट पहने हुआ था, रंग सावला लेकिन बेहद पुरकशिश। वो बहुत पुरितमान चाल चलता उसकी मेज़ के नज़दीक आया और कुर्सी उठाकर उसने मेज़ से ज़रा दूर की, फिर आराम से उस पर बिराजमान हो गया। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? उसने बड़े मुद्दबाना अंदाज में पूछा। आप यहाँ क्यों आए हैं? लहजे में हल्की सी नापसंदीदगी थी। आपसे मिलने, उसने बड़े इश्तियाक से कहा। कभी आप भाईजान से मिलते हैं, कभी अंकल आमिर से मिलते हैं, आखिर ये सब क्या ड्रामा है? आखिर आप चाहते क्या हैं? तानिया के लहजे में बावजूद एहतियात की तलखी आ गई। अगर आपको मेरा आना नागवार गुजरा है तो मैं वापस चला जाता हूँ। मेरे आने का मतलब आपको तकलीफ देना हरगिज़ नहीं है। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। ये कहकर वो खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तानिया को तवक्को नहीं थी कि वो उसकी बात का इस कदर असर लेगा कि फ़ौरन ही उठकर चला जाएगा। उसे उसे आवाज़ देना चाहिए, लेकिन आवाज़ हलक में फंस कर रहेगी। इतनी देर में वो दरवाजे से निकल गया। तानिया तेज़ी से उठकर दरवाजे पर आई तो वो बरामदे की सीढ़ियाँ उतर रहा था। गेट के बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी को तेज़ी से निकाल ले गया। तानिया बरामदे में खड़ी उसकी गाड़ी को जाता देखती रही। फिर वो अपने कमरे में आकर कुर्सी पर धम से गिरी। उसने क्या किया? उससे मिलने आया था तो उसे चाहिए था कि उसकी बात तो सुन लेती। उसे इस तरह बदसलूकी से पेश नहीं आना चाहिए था, यूं तलकलामी पर नहीं उतराना चाहिए था। लेकिन अब तो जो होना था हो चुका था। वो किस कदर ग्रेसफुल लग रहा था। ऐसे पुरकशिश मर्द कम ही देखने में आते हैं। फिर उसे एकदम झटका सा लगा, जैसे उसे होश आ गया। ये क्या फजूल बात वो सोचने लग गई थी। उसे अपने रवैये पर बड़ी हैरत हुई। तानिया बड़ी महवियत से अपनी पेंटिंग मुकम्मल करने में लगी हुई थी। उसके जाने के बाद उसने फिर से ब्रश हाथ में लिया और स्ट्रोक लगाने लगी, लेकिन उसका दिमाग खत्म हो चुका था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज़ गुम हो गई है, लेकिन क्या चीज़ गुम हुई है इस बारे में वो बावजूद कोशिश के कुछ न जान सकी। वो दिन भर खोई सी रही। रात को खाने की मेज़ पर भी उसके हाथ बहुत बेदिली से उठ रहे थे। मोहसिन राव उसे बगौर देख रहा था। बिलाखिर उससे रहा न गया। उसने पूछा, तानी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी भाईजान। फिर क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रही? खा तो रही हूँ। क्या खा रही हो? खाक खा रही हो? ऐसे खाते हैं खाना? एक नवाला मुंह में रख लिया फिर सो गए। भाईजान भूख नहीं लग रही? खैर तो है, आज तुम्हारी भूख कैसे उड़ गई? भाईजान एक बात आपको बताऊं? तानिया ने मोहसिन राव के चेहरे की तरफ देखकर कहा। हाँ बताओ। भाईजान गैलरी में एतबार राव आए थे। तानिया का ख्याल था कि मोहसिन राव उसकी बात सुनकर उछल पड़ेगा, उसे बड़ी हैरत से देखेगा, उसकी आमद पर ताज्जुब का इजहार करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ। अच्छा, ये कहकर वो पूरे निमाग से खाना खाता रहा। फिर उसने एक नज़र तानिया के चेहरे पर पुरसकून अंदाज में डाली और कहा, अच्छा फिर? कमाल है भाईजान, आपको उसकी आमद पर हैरत नहीं हुई? हैरत इसलिए नहीं हुई कि मैं जानता था कि वो तुम तक पहुंचेगा। अजब इंकशाफ हुआ। वो क्यों? तानिया परेशान हो गई। असल में मैंने ही कहा था। आखिर किस लिए? क्या उसने तुमसे कोई बात नहीं की? मैंने इसकी नौबत ही नहीं आनी दी। उनके कुछ कहने से पहले ही वापस चलता कर दिया। तुमने कोई बदतमीज़ी तो नहीं की? मोहसिन राव को फिक्र हुई। बदतमीज़ी तो नहीं की, अलबत्ता थोड़ी सी बदसलूकी ज़रूर की है। तानिया ने बताया। हुआ क्या आगे? पूरी बात बताओ, मोहसिन राव ने पूछा। तानिया ने जवाब में जो कुछ हुआ मोहसिन राव के गोश गुजार कर दिया। तानिया की बात सुनने के बाद मोहसिन राव से भूमि अचका कर और मुँह बिगाड़ कर देखने लगा। बताए ना भाईजान, वो मेरे पास क्यों आए थे? एतबार राव ने तुम्हें प्रपोज किया है। मोहसिन राव ने बड़ी मासूमियत से कहा। यह अब क्या कह रहे हैं भाईजान? तानिया को जैसे सख्ता हो गया। इसमें इस कदर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने अभी प्रपोज किया है। रिश्ता मंजूर करना या न करना हमारे हाथ में, बल्कि तुम्हारे हाथ में। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तानिया उलझ कर रह गई। फिलहाल तुम इत्मीनान से खाना खाओ, मोहसिन राव ने मशवरा दिया। बस मैं खा चुकी खाना, ये कहकर वो उठने लगी। तानी एक बात सुनो। जी भाईजान। तानिया जाते जाते रुकी। मैं चाहता हूँ कि तुम एतबार राव के बारे में गौर कर लो। तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे सुबह बता देना। मोहसिन राव ने संजीदगी से कहा। जी अच्छा। तानिया जल्दी से वॉशरूम में चली गई। उसने साबुन से हाथ धोते हुए आईने में अपनी शक्ल देखी। उसे अपना चेहरा कुछ बदला बदला सा दिखाई दिया। जब से वो लाहौर आई थी खाला फरजाना को नहीं बोली थी। कभी रोज़ और कभी दूसरे तीसरे दिन उन्हें फ़ोन ज़रूर कर लेती थी। कुछ अपनी सुनाती थी, कुछ उनसे सुनती थी। उस वक्त न जाने क्यों खाला फरजाना बड़ी टूट कर याद आ रही थी। उसने अपने कमरे में जाकर टेलीफोन उठाया। बेड पर बैठ कर उसने टेलीफोन अपने गोद में रखा और खाला फरजाना का नंबर मिलाने लगी। नंबर मिलती ही खाला फरजाना ने रिसीवर उठाया और अपने मखसूस अंदाज में हेलो कहा। हाँ खाला, क्या हो रहा है? तानिया ने सलाम दुआ किए बिना बराह रास्त सवाल किया। ओह अच्छा, ये तुम हो? खाला फरजाना के लहजे में एकदम खुशी भर गई। हाँ मेरी जान, कैसी हो? खाला मैं ठीक हूँ। तानिया के लहजे में अफसरदगी थी। अरे क्या हुआ? खाला फरजाना परेशान होकर बोली। खाला मुझे आप शिद्दत से याद आ रही हैं। वो तड़प कर बोली। तुम 2-4 दिन के लिए कराची आ जाओ। मेरा तो जी चाह रहा है कि इस वक्त आपके पास उड़कर पहुँच जाऊँ। तुम परेशान क्यों हो आखिर? आपको नहीं मालूम यहाँ क्या हो गया है? कुछ बताओ तो पता चले। आज एतबार और मेरी आर्ट गैलरी में मुझसे मिलने आए थे। अच्छा, क्या कह रहा था वो? उनके कुछ कहने से पहले ही मैंने उन्हें भगा दिया। तानिया ने सारी बात तफसील से बताई। फिर बोली, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने भाईजान को उनकी आमद की इत्तला दी तो उन्होंने जवाब में कहा कि एतबार राव को उन्होंने खुद मेरे पास भेजा था। दरअसल खाला उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। अब आप बताएं खाला, मैं क्या करूँ? ये सब क्या हो रहा है? तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? जहाँ बेरी होती है वहाँ पर पत्थर तो आती हैं। खाला मैं बेरी नहीं हूँ,
तानिया ने एहतजाज किया। हाँ, तुम बेरी नहीं हो, लड़की हो, इसीलिए पत्थर नहीं रिश्ता आया है, खाला ने हंसकर कहा। भाईजान ने सुबह तो फैसला मांगा है, वो अपनी उलझन में गिरफ्तार थी, तो फिर दे दो फैसला। खाला, मुझे तो रोना आ रहा है। तो रो लो, रोने में कोई हर्ज नहीं। वैसे जब पहला रिश्ता आता है ना तो लड़कियों की ऐसी कैफियत होती है। अल्लाह, खाला बस आप सुना है एतबार रहो ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक है। खाला फरजाना ने उसकी बात काट कर कहा। तुम्हें कैसा लगा? इसमें कोई शुबा नहीं कि उनमें बला की कशिश है। फिर वो बड़े सोबर से हैं। तानिया ने अपनी राय पेश की, फिर बोली, लेकिन खाला आपको उनके बारे में किसने बताया? मुझे आमिर ने बताया। दरअसल वो पहले रिश्ते के सिलसिले में आमिर से मिला था, फिर आमिर ने मोहसिन राव से बात की। दोनों सर जोड़ कर बैठे। उन्होंने ये फैसला किया कि अगर कोई शख्स उनकी तरफ मोहब्बत से हाथ बढ़ा रहा है तो उसका हाथ झटकना नहीं चाहिए। खाला, कहीं ये सब कुछ फराड ना हो। क्या तुम मोहसिन राव और अपने अंकल आमिर को बेवकूफ़ समझती हो? बेवकूफ़ तो नहीं समझती, अलबत्ता दोनों को सीधा ज़रूर समझती हूँ। मोहसिन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, अलबत्ता आमिर के बारे में यकीन से कह सकती हूँ कि वो सीधे हरगिज़ नहीं। खाला, मैं क्या करूँ? लड़के से मुलाकात कर लो, अच्छा लगे तो हाँ कर दो। वो लड़के नहीं है, चलो मार्ट कह लो। तुम्हारे मुकाबले में उसकी उम्र ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन मार्ट की उम्र क्या देखना। खाला फरजाना ने हंसकर कहा। इसका मतलब है कि आपको ये रिश्ता पसंद है? भाई, आमिर को पसंद है, मोहसिन राव को पसंद है, तो फिर मुझे क्यों ना पसंद होगा, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो। अगर तुम इनकार करोगी फिर तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। खाला फरजाना ने फ़ौरन कहा। लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा ज़रूर दूंगी कि एतबार राव से मुलाकात किए बिना इनकार मत करना। अच्छा खाला, ठीक है। तानिया ने उनकी बात से इत्तफाक करते हुए कहा। फिर दो चार इधर उधर की बातें करके उसने रिसीवर रख दिया। वो रात तानिया ने तकरीबन आंखों में काटी। उसे नींद ना आई। वो सारी रात सोचती रही और सोच कर परेशान होती रही। वो कभी करवटें बदलती, कभी उठकर बैठ जाती और कभी उठकर टहलने लगती। बार बार उसकी नज़र गुलाब की कली पर ठहर जाती थी। गुलाब की कली पर नज़र पड़ती तो दिल में खलिश की एक लहर सी दौड़ जाती। वो गुलाब की कली उसे कुछ मुरझाई सी दिखाई देती। सुबह नाश्ते की मेज़ पर मोहसिन राव तानिया का इंतजार ही करता रहा। आज तक ऐसा नहीं हुआ दोनों भाई बहन ने एक साथ नाश्ता न किया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने रफ़ीक से तानिया के बारे में पूछा। तानिया बीबी कहाँ है? साहब जी, उनके कमरे का दरवाज़ा बंद है, शायद वो अभी नहीं उठी हैं। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। वो नाश्ता छोड़कर उठ गया। उसने उसके कमरे का दरवाज़ा पहले आहिस्ता फिर ज़ोर से बजाया, लेकिन कोई नतीजा बराबर ना हुआ। फिर उसने दरवाज़ा बजाकर ज़ोर से आवाज़ें दी। तानिया ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ तानी, तुम अभी तक सो रही थी? मोहसिन राव ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। तानी के बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख और नींद से बोझल थीं। कमरे की लाइट भी रोशन थी। जी भाईजान। तुम्हारे कमरे की बत्ती भी जल रही है, क्या तुम रात भर जागती रही हो? जी भाईजान, उसने आहिस्ता से कहा। फिर वो बेड पर बैठी और दोनों हाथ मुंह पर रखकर रो पड़ी।